चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं। जो कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रहा था कि सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट तक जाते जाते कुछ पॉइंट्स बताए थे और वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को एक बार रिकॉल हो जाए। एनपीसी की जब विशेषताएं मैं बता रहा था तो उसमें एक पॉइंट रखा था आप लोगों के सामने कि ये अनंत स्पर्शी होते हैं ना। तो अनंत स्पर्शी में आप देखे होंगे कि जैसे कि मैं मान लीजिए ये डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये आधार रेखा से क्या है, समानांतर अनंत की ओर जा रहे हैं। ये भी क्या है, इस साइड भी अगर आप देखेंगे दोनों तरफ कह सकते हैं कि दोनों तरफ ये आधार रेखा है, हम लोग इसको आधार रेखा बोलते हैं। तो आधार रेखा जैसे क्योंकि आप देखे होंगे कि इस तरीके का क्या बनता है, ओ वाई एक्स अक्ष बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस साइड क्या है, आधार रेखा से ये लंबवत क्या है, समानांतर चलते जा रहे हैं। किसकी ओर, अनंत की ओर जा रहे हैं। ये यहाँ पर इसको टच नहीं करते हैं, ये आगे भी बढ़ते जाएंगे, ये आधार रेखा बढ़ता जाएगा, ठीक इसी प्रकार से ये बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे इसको एक दूसरे को कभी भी ये काटते नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये अनंत पे जाकर के क्या करते होंगे, एक दूसरे को स्पर्श करते होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी एक इसकी विशेषता ही है एनपीसी की। अब उसके बाद जो दिख रहा है कि चतुर्थांश मान जो होता है, या मान में समान अंतर, ऐसे लिखते हैं सिर्फ चतुर्थांश में समान अंतर। ठीक है। अब समान अंतर का मतलब ये होता है कि जैसे चतुर्थांश आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक प्रथम मान होता है, प्रथम मान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक होता है मध्यम मान जिसको मध्यांक भी बोला जाता है, और तीसरा होता है तृतीय मान जिसको हम लोग उच्चतम मान के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं Q3 ना। तो यहाँ पे कह रहा है चतुर्थांश में समान अंतर। इसका मतलब ये है कि जब ये रेखा यहाँ पे खींची जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, समान अंतर होगा। मतलब कि यहाँ पे जो MD होगा ना, तो वो Q3 इस साइड रखते हैं, इसको Q3 को यहाँ पे मान लीजिए Q1 रखते हैं, यहाँ पे Q3 रखते हैं, उच्चतम है ना। तो का मध्यांक से जो अंतर होगा, ये मध्यांक है, मध्यांक से जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि Q3 माइनस क्या होगा, MD के ना, और MD के इसमें भी समान ही है ना, Q1 में भी समान है। तो यहाँ से क्या है, अगर हम देखें मान लीजिए -1 सिग्मा -2 सिग्मा है, -3 सिग्मा होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से +1 सिग्मा होगा और +2 सिग्मा होगा, तो +3 सिग्मा भी होगा। तो मतलब क्या है, मध्यमान से या मध्यांक से Q3 और Q1 का जो मान है वो समान अंतर होगा। ठीक है। तो ये Q कह सकते हैं कि समान है। इतनी बात समझ में आया कि चतुर्थांश में समान अंतर होगा। तो समान अंतर है कि नहीं, जितना Q1 में है उतना Q3 में भी है। ठीक। उसके बाद जो विशेषता है कि ये क्या होता है, ये जो होता है सर्वोच्च कोटि का होता है। सर्वोच्च का मतलब जो हाइट होती है इसकी बीच में, जैसे मैंने बताया था, पहले यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, ये सर्वोच्च कोटि का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं आपको चित्र बता रहा था तो यहाँ पे बीच में क्या थे, इस तरीके का दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च कोटि है ना। यहाँ पे आपको हमेशा टॉप पे दिख रहा था, जिसका मान हमेशा क्या होता है, 3989, ये सर्वोच्च कोटि का होता है। ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा देखेंगे तो इसका मान जो होगा वो सर्वोच्च होगा। ये आपका n जो होगा यहाँ पे ज़्यादातर होगी, जो मैंने क्लास इंटरवल लेकर के भी बताया था आप लोगों को, फ्रिक्वेंसी भी बताया था। तो फ्रिक्वेंसी में आप देख रहे थे जब जोड़ते हैं तो n ही प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे n जो होता है वो सर्वोच्च होता है, मतलब अधिक होता है। ठीक है। तो वो कितना होता है, वो इतना अधिक होता है। ठीक है। ये भी इसकी विशेषता है। उसके बाद दूसरी विशेषता देखते हैं कि चतुर्थांश विचलन तथा मानक विचलन में संबंध कैसा होता है, ये भी देख लेते हैं। तो चतुर्थांश
विचलन तथा मानक विचलन में संबंध कैसा है? क्या रहा सर? ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर ना, तो देखिए चतुर्थांश का जो मान होता है वो यशडी का, या फिर कह सकते हैं कि मानक विचलन का 2/3 होता है। ठीक है, तो इसका चतुर्थांश का मान यशडी या मानक विचलन के मान का क्या होता है? मान का 2/3 होता है। ठीक है, तो Q का यहाँ पर जो मान होता है 0.675 सिग्मा होता है। ठीक है, और यशडी का जो मान होता है कितना कह रहे हैं? 2/3। यशडी जो होता है 1.482 Q होता है। ठीक है, चतुर्थांक होता है। तो ये आपका जो चतुर्थांक विचलन होता है वो मानक विचलन का कितना होता है? सॉरी, चतुर्थांक विचलन के मान के यशडी जो होता है वो 2/3 होता है, वो इस तरीके का। ठीक है, ये भी इसकी एक विशेषता है। अगर क्षेत्रफल के संबंध में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के संबंध में देखने पर मिलता है कि जो एनपीसी तथा उसके आधार रेखा के बीच में जो ये है, ये एनपीसी है जो, और ये जो आधार रेखा है, इन आधार रेखा के बीच का जो क्षेत्रफल का कह सकते हैं जो एनपीसी रेखा होती है उसका क्षेत्रफल कहलाता है, तथा उसके कुल जो फ्रीक्वेंसी होती है जो इस पर दर्शाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि कुछ डाउट ना रह जाए। तो जो एनपीसी ये है, एनपीसी को दर्शा रहा है, इसको एनपीसी बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? तो आधार बोल रहे हैं या बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, आधार के बीच का जो क्षेत्रफल होता है एनपीसी का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इन्हीं के बीच के जो क्षेत्रफल को दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? एनपीसी के क्षेत्रफल को दर्शाता है। ठीक है, तथा यहाँ पे ही क्या किया जाता है? कुल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है या प्राप्तांक जो होते हैं, जो डाटा होते हैं, उसी को प्रकट करने का काम करता है। और एनपीसी के किन्हीं 2 कोटियों का जो क्षेत्रफल होता है ना, अब उन कोटियों के सापेक्ष जो भी प्राप्तांक होते हैं उनके बीच में जो भी क्षेत्रफल या फिर उनके जो क्षेत्रफल के मापने का जो छात्रों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, उनके जो प्राप्तांकों को दर्शाने का काम किया जाता है, इन्हीं के बीच में ही दर्शाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब इनको बीच में दर्शाने के लिए आप देखे होंगे कि इसके क्षेत्रफल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक एक मैं आप लोगों के क्षेत्रफल को बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ये पॉइंट मैं मिटा दूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन रहेंगे कि इसी के अंतर्गत इसको समझेंगे ना। तो क्षेत्रफल का संबंध, क्षेत्रफल का संबंध समझते हैं कि किस प्रकार से एनपीसी पर फ्रीक्वेंसी को दर्शाया जाता है। ठीक है, या प्राप्तांकों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये मान लीजिए आधार रेखा है। ठीक, मैं इस साइड से समझा रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। ये मान लीजिए आधार रेखा है, इस पे हम लोगों ने ये एनपीसी खींच दिया। अब यहाँ बीच में क्या हो गया? मध्यमान हो गया। ठीक है, मध्यमान से यहाँ पर हमने एक डाला +1 सिग्मा। तो यहाँ पे जो +1 सिग्मा का मान होगा, क्षेत्रफल का जो मान होगा वो कितना होता है? तो ये 34 आपका होता है लगभग 1.3 के आसपास, 1.3%। ठीक है, कितना होता है? वो आपका 34.13% होता है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से अगर बात किया जाए, क्योंकि मध्यमान से उतना ही -1 लैम्डा का भी होना चाहिए, सिग्मा का भी होना चाहिए ना, क्योंकि जब इसका उतना होगा तो मध्यमान से -1 सिग्मा का भी मान कितना होता है? तो 34.13% होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आधार से
मध्यमान से +1 सिग्मा और -1 सिग्मा की जो टोटल दूरी है या क्षेत्रफल कितना ये है पूरा हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा इसी के अंतर्गत। तो कितना हो गया 34.13%, 13% ये, और मध्यमान से +1 लैम्डा की दूरी कितनी हो गई भाई क्षेत्रफल 34.13% ये। तो टोटल कुल कितना हो जाएगा प्रतिशत, तो जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, जोड़ देते हैं, 6 हो गया, 2 हो गया, 10.448 3 6 68.26% ये आपका मध्यमान से कह सकते हैं कि मध्यमान, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, मध्यमान से +-1 सिग्मा कितना है भाई 68.26% है। ठीक है, मध्यमान से +-1 सिग्मा की पूरी क्षेत्रफल कितना है 68.2, और ये पूरा जो होता है वो कितना होता है 100% होता है। आधार पूरी कितनी है 100% ना। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, इसको समझते चलिए, क्योंकि जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा। ज़्यादा चपटा हो गया क्या, चपटा भी नहीं बनाना है ना, इस तरीके का घंटे की आकृति की होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका। अब यहाँ से मध्यमान से बात किया जाए, कितना +1 तो हो ही गया लैम्डा, +2 लैम्डा की बात करें ये यहाँ पर। ठीक है, +2 लैम्डा की जब बात करते हैं तो ये कितना मान होता है, ये पूरा का पूरा भाग +2 लैम्डा, ये यहाँ पर, तो ये होता है आपका 47.72%। ठीक है, कितना होता है 47.72%। ठीक उसी प्रकार से ये मध्यमान से ये -1 लैम्डा हो गया, और ये -2 लैम्डा, 2 लैम्डा या सिग्मा कह लीजिए, ये भी कितना होगा, तो क्योंकि मध्यमान से जो +2 सिग्मा की बात है और -2 सिग्मा दोनों सेम ही हैं, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, उतना ही होगा। अगर अब बात किया जाए, या फिर इसको भी लिख ही देते हैं 47.72%। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यमान से -2 सिग्मा और प्लस का 2 सिग्मा, इसकी दूरी अगर पूछी जाए, क्षेत्रफल पूछी जाए, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 2 2 4 7 9 14 की 4, ठीक है, और 7 2 9 14 15 4 4 8 95.44 क्या हो गया प्रतिशत हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मध्यमान से ±2 सिग्मा कितना मान होगा, तो कितना होगा भाई 95.44% होगा। ठीक है, या फिर आपसे कहा जाए कि मध्यमान से -1 सिग्मा कितना है, तो कितना है 47.72। मध्यमान से टू सिग्मा कितना है, तो ये भी 47.72। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं, बस इसी को क्या करना है, पूरे को नहीं मिटाइए ना, ज़्यादा समय लगेगा। अब इसी को क्या कर देना है, अगर 3 प्लस का 3 सिग्मा, अब इसकी दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये पूरा मध्यमान से क्या है, ये पूरा 50% इधर मान रहता है, 50% इधर मान रहता है, टोटल कितना है 100% है भाई। ये कितना है, ये टोटल पूरा कितना है 100% है। और अगर इधर बात किया जाए मान, तो 50% इधर मान हो गए और 50% इधर मान हो गए, है कि नहीं। तो आपसे इतना पूछा जा रहा है मध्यमान से 3 लैम्डा की दूरी कितनी है या क्षेत्रफल कितना है, तो ये कितना होगा 49.87% बना गया है। ठीक है, ठीक वही दूरी -3 सिग्मा की मध्यमान से कितना होगा, तो 49.87%
होता है। अब मध्यमान से -3 सिग्मा और +3 सिग्मा का मान कितना हो जाएगा भाई? तो जोड़ दीजिए, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, ठीक है, 9 दूना 18, 1 19, ठीक, 4 4 8 1 9, 99.74%। और मध्यमान से ±3 सिग्मा का मान कितना हो गया? 99.74%। ये पूरा का पूरा यहाँ से, ठीक। और जो बच गया ना, कितना बच गया? लगभग 26.26 कह सकते हैं प्रतिशत जो बचा वो त्रुटि में चला जाता है। कुछ त्रुटि भी होता है, ठीक है, तो ये त्रुटि होता है। बाकी आपका जो क्षेत्रफल का क्षेत्र है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। मतलब मध्यमान से +3 लैम्डा और -3 लैम्डा के इर्द गिर्द पूरा क्षेत्रफल इसका एनसीएफ का क्या है भाई? सामान्य प्रायिकता वक्र का है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? कितने प्राप्त होते हैं भाई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि मध्यमान से एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मध्यमान से ±1 सिग्मा कितना है? तो आपका 68.26% है। मध्यमान से ±2 सिग्मा कितना है? तो आपका कितना हो जाएगा? 95.44%, ठीक है। मध्यमान से ±3 लैम्डा कितना क्षेत्रफल होगा? तो 99.74% क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है। ये इसकी क्या है? एनसीपी की विशेषताएं हैं, ठीक है। एनसीपी नहीं, एनपीसी की, सॉरी, एनपीसी की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एनपीसी की विशेषताएं समझ में आई होंगी। इतने पॉइंट तक मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब इसके कुछ सामान्य प्रायिकता वक्र से संबंधित कुछ और भी कह सकते हैं कि कंडीशन है, जिसको मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।